हेलो, क्या आप सुन? यस सर। चलिए तो यस। आज हम जो है व्याकरण से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज व्याकरण का जो पहला टॉपिक है शब्द और पद। आपके पीए में भी ये चैप्टर आएगा, तो इसी पे बात शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो आप स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको मेरी? यस सर। स्क्रीन यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम शब्द और पद। दिख रहा है? ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है भाई, क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। पता है सबको शब्द किसे कहते हैं? पता है ना? यस सर। यस सर। यस नो कुछ तो बोलोगे बीच में, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, यस सर। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है आपके कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सर पेज आ नहीं रहा। क्या? यस सर। क्या नहीं आ रहा? पेज नहीं आ रहा। सब फाइल्स आ रही हैं बस। दिख नहीं रहा मतलब स्क्रीन पे क्या लिखा है ये नहीं पता चल रहा? सर बस सब फाइल्स दिख आ रही हैं। फाइल्स आ रही हैं बस? यस सर। हम्म अब दिखा? अब दिखाई दिया? नो सर। नहीं दिख रहा? अभी भी स्क्रीन दिखाई दे रही है केवल? यस सर। यस सर। अब दिखाई दिया? यस सर। दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर। सर दिख गया। नो सर। किसको नहीं दिखाई दिया अभी? सर अब दिख गया। दिख गया ना? यस यस सर दिख रहा है। सर। यस सर। ओके, ठीक है। रिकॉर्ड स्टॉप। क्या चाह रहा हूँ? रिकॉर्डिंग तो चल रही है लगातार आपकी। शेयरिंग शेयर चलेगा ठीक है, दिख रहा है ना अब?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो बात करते हैं फिर शब्द और पद। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम शब्द पे। शब्द किसे कहते हैं? तो आपने पहले ही पढ़ा ही है, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, या जैसे इसमें लिखा भी है, सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अपनी, कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। शब्द। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी प्रत्येक, मतलब जो भी स्वतंत्र इकाई है, जो सार्थक इकाई है, जो भी अलग अलग जो वर्ण है, जब वो एक साथ मिल जाते हैं और एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं, जब उनसे कोई सार्थक ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, तब वो जो है क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, शब्द जब तक स्वतंत्र है, Yes, sir. जब तक शब्द स्वतंत्र है, वह अपना अर्थ प्रकट करता है, क्योंकि जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तब वह बन जाएगा पद, और उसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। अगर शब्द स्वतंत्र है तो उसका अर्थ जो है वो क्या है? असीमित है। हम उसके बहुत सारे अनेक अर्थ निकाल सकते हैं, उसको हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो अपने अर्थ को जो है क्या कर लेगा? सीमित कर लेगा, संकुचित अर्थ हो जाएगा उसका, फिर किसी एक ही अर्थ में प्रयोग होगा फिर वो, जिसलिए भी हमने जिन शब्दों को मिलाकर के हमने वाक्य बनाया है उन्हीं के आधार पर। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज, ये सब क्या है? ये शब्द है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, कि शब्द जो है वर्णों के मेल से बनते हैं। अलग अलग वर्ण होते हैं और जब वो वर्ण मिल जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? शब्द का रूप ले लेते हैं। ठीक, और शब्द क्या है? वर्ण समूह होते हैं या फिर वो अक्षरों का समूह होते हैं। अब वर्ण और अक्षर दो शब्द आए यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, ये समानार्थी हैं, एक दूसरे के लिए प्रयोग होते हैं। अक्षर कहते हैं अक्षर, क्षर का मीन्स होता है क्षरण होना, जो विघटन होता है, मतलब कोई चीज जब धीरे धीरे समाप्त होती है तो उसको क्षरण कहते हैं। अक्षर कहते हैं इसलिए क्योंकि जो वर्ण है इनको हम घटा नहीं सकते। वर्णों की परिभाषा भी कहते हैं ना, जब हम वर्णों की बात करते हैं कि वर्ण कहते किसको हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं क्या, कि जिसको हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है वर्ण, और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम बांट नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको अक्षर भी कहा जाता है। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि शब्द कहा जाए, वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ एक ही शब्द है, यहाँ 3 वर्णों को मिलाकर के 4 अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। जैसे क, ल और म, इनसे इन वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना है कलम। ठीक है, इन्हीं को यदि हम आगे पीछे क्रम कर देते हैं तो क, म और ल कमल बन जाता है। लेकिन यदि हम इनका, अब यहाँ दो शब्द बने, कलम और कमल, ये दोनों क्या है? सार्थक हैं, इनका कोई अर्थ है। हम यदि इन शब्दों को डिक्शनरी में ढूंढेंगे, शब्दकोश में ढूंढेंगे, तो इनका हमें एक अर्थ दिखाई पड़ेगा, इनका हमें एक अर्थ मिल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखेंगे ल, म और क, लमक, तो लमक कोई शब्द नहीं होता है, या लकम। ठीक है, ये क्या है? निरर्थक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं 3 ही वर्णों को मिला करके 2 शब्द हमने सार्थक बनाए और 2 बनाए हमने निरर्थक। सार्थक शब्द जब तक नहीं है तब तक वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वर्णों का वह सार्थक समूह जो अपना अर्थ प्रकट करता हो वही कहलाता है शब्द। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? शब्द में मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई बार पहले भी इसको पढ़ चुके हैं हम। ध्यान ये रखना है कि हमें छोटी इकाई से बात करनी है। सबसे पहले हमें वर्णों का पता होना चाहिए, वर्ण क्या है। अब मैं यहाँ वर्णों की बात नहीं करूंगा, कि वर्णमाला की बात नहीं करूंगा, आपको आती है या नहीं आती है उसको बात नहीं करूंगा। ठीक है, आप 10th क्लास में आपको भी खुद सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि मैं
हमें ये आता है कि नहीं आता है। ये चीजें अब आपको बताई नहीं जाएंगी बार बार, लेकिन फिर भी जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, मैं उन पे बात कर रहा हूँ एक बार कि भाई वर्ण क्या होता है, कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण है, और वर्णों का ही सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है। अब देखिए शब्द क्या है। यदि हम प्रयोग के आधार पर बात करते हैं शब्द की, तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। अब यहाँ हम और बात नहीं कर रहे हैं तत्सम, तद्भव या आदि उन शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधे सीधे बात करेंगे हम जिनसे हमें वास्ता पढ़ने वाला है, जिनसे हमें मतलब पड़ेगा, उन्हीं शब्दों की बात करेंगे हम। तो यहाँ प्रयोग के आधार पर परिवर्तन की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, उसके दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो ये तो पता है आपको विकारी क्या होता है, बता सकता है कोई भी? रिद्धिमा, रिद्धिमा सुन पा रहे हो? प्रिया, कोई भी नहीं सुन पा रहा है मेरे को? यस सर। सुन पा रहे हो मुझे? यस। सुन पा रहे हो? प्रिया सुन रही है? प्रिया, यस सर। किसे कहते हैं विकारी शब्द? यस सर। विकारी शब्द किसे कहते हैं पता है? सर जी मैं बताऊं? जी बिल्कुल। किस स्थान पर आता है? क्या? देखिए चलिए मैं ये बताता हूँ। विकारी शब्द वो होता है जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब समझते हैं परिवर्तन। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर यदि उनका रूप बदल जाता है तो वो होते हैं विकारी शब्द। और जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द होते हैं अविकारी। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये टिप्स पे होनी चाहिए, आपको एकदम पता होना चाहिए क्या होती है क्या नहीं। ठीक है। तो विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार शब्द आते हैं। इन चारों के विषय में आपने पढ़ा भी है पहले, संज्ञा के विषय में पढ़ा है, सर्वनाम के विषय में पढ़ा है, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द हमने पढ़े हैं, विस्तार से पढ़े हैं। और अविकारी में चार आते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। निपातों को भी लेते हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से अविकारी जो है चार ही होते हैं, निपात भी ले लेते हैं। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। यस सर। तो इन चारों देखिए, अब ये तो आपको विकारी और अविकारी इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया था क्योंकि हम जब आगे पद की बात करेंगे ना, तो ये 8 जो चीजें हैं मुख्य रूप से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 8 चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी कभी भी। ये आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए 8 चीजें, क्योंकि अब जब हम पद की बात करेंगे ना, तो इस पद में ही पद परिचय भी आएगा। तो जब हम पद परिचय करेंगे तो पद परिचय में ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, एकदम बहुत क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप पद परिचय दे पाओगे, नहीं तो नहीं है, आप कर नहीं पाओगे पद परिचय को। तो शब्द में कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है होनी चाहिए आपको, क्योंकि शब्द क्या है, बहुत आसान है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और दो भेद हैं इसके, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी 4 हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक। अब शब्द के विषय में यदि किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है एक बार, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है शब्द में। तो हम बात करते हैं पद की। ठीक है। अब देखिए पद क्या है। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। ठीक है।
क्योंकि इसके साथ में क्या है, कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि, इन सबों में वो शब्द बंध जाता है, वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, फिर वो उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। जब तक शब्द स्वतंत्र है उसकी अपनी एक पहचान नहीं है, हम उसको जैसे चाहें, जिस अर्थ में चाहें प्रयोग कर सकते हैं, जो भी वो अपना अर्थ रखता है हम किसी भी अर्थ में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाएगा, जब वो एक वाक्य में बंध जाएगा, तब वो शब्द नहीं रह जाएगा, तब वो बन जाएगा पद, और तब उसका एक अपना विशेष स्थान होगा। ठीक है, जैसे लड़का, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। तो यहाँ जो सीता, ईश्वर आदि शब्द हैं, ये क्या हो गए हैं, वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। यदि हम सीता बात करें तो सीता राम की पत्नी भी सीता है ना। एक साधारण लड़की का नाम भी सीता हो सकता है, हम किसी का भी नाम रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कौन है वो, सीता कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकती है सीता। लेकिन जब हम बात करें उसको व्याकरण में, यदि हमने कहा राम की पत्नी सीता है, तो वहां फिर उसका एक अपना व्याकरणिक परिचय होगा, वहां वो बंध गया फिर वो, है ना। जैसे यहाँ सीता गाती है, तो जो गाने का काम कर रही है वो क्या है, सीता है ना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। यह केवल शब्द नहीं रह जाता, तब फिर वो क्या हो जाता है, वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सारी चीजों को वो दर्शाता है, ये सारी चीजें वो दिखाता है। ठीक है, अब देखिए पद के क्या है, वही जो पहले हमने जो शब्द पढ़ा। देखिए हर चीज एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है, हर किसी का एक दूसरे से सह संबंध है। यदि हमें सह संबंध नहीं पता है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, हम उसमें बात नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज का अपना एक अर्थ होता है, हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट है, संबंधित है। अब हमने जहां शब्द पढ़ा था जब, तो वहां हमने पढ़े थे ना विकारी और अविकारी, 4 विकारी और 4 अविकारी पढ़े थे। वही पद के 8 भेद हैं। वहां शब्द के भेद थे वो 2, विकारी और अविकारी, और उन दोनों के भेद थे 4-4। यहाँ पे पद के जो भेद हैं वही हैं संज्ञा पद, क्रियापद, क्रिया विशेषण पद, समुच्चय बोधक पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, संबंध बोधक पद और विस्मयादि बोधक पद। ये 8 जो हैं पद के भेद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए शब्द पद कब बनता है, पहले ही बताया मैंने कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो पद बन जाता है। अब शब्द और पद में आखिर अंतर क्या है, इन दोनों में कुछ तो होगा अंतर। आखिर भाई एक शब्द है और एक पद है, दोनों यदि हम एक तरीके से देखें तो समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक का अपना व्याकरणिक परिचय है और एक का अपना व्याकरणिक परिचय नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आप टेबल देख पा रहे हैं, शब्द देखिए, आप देखिए शब्द व पद में अंतर एक टेबल के माध्यम से दिखा रखा है मैंने कि शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, लेकिन वाक्य क्या है, पद में प्रयुक्त शब्द। ठीक है, शब्द वर्णों का स्वतंत्र समूह है, सार्थक इकाई है, लेकिन पद क्या है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह पद बन जाता है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। अब शब्द को आप जिस रूप में भी लेंगे, जो भी उसका अर्थ निकालेंगे, है ना। जैसे एक शब्द होता है अंक, पता है इसका मीनिंग क्या होता है, अंक शब्द का अर्थ पता है किसी को, एनीवन? सर नंबर। नंबर, हाँ ये भी अर्थ होता है। और बॉडी पार्ट आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है ना। देखिए अंक मीन्स नंबर भी होता है, अंक मीन्स गोद भी होता है।
ठीक है, गोद समझते हैं ना, समझते हैं गोद। यस सर। तो जब हम यदि अंक कह रहे हैं, अब हमने कहा अंक, सामने वाला जो उसको अर्थ पता होगा, माना उसको पता है अंक का मतलब तो एक नंबर नंबर होता है, तो वो नंबर समझेगा। यदि जिसको नंबर नहीं पता है, जिसको पता है गोद होता है, तो वो गोद समझेगा। मतलब जिसको, यदि एक शब्द है, अब उसको जो समझ में आ रहा है, सामने वाले को जो भी उसको मीनिंग पता है, उसका अर्थ पता है, वो वही समझेगा। लेकिन जब वो एक वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, यदि हम अंक को वाक्य में प्रयोग करें कि मेरे अंक बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ नंबर दिखा रहा है, नंबर्स को शो कर रहा है। लेकिन यदि हम कह दें कि माता के अंक में पुत्र है, तब यहाँ गोद के लिए करेगा, क्योंकि वहां उसका एक व्याकरणिक परिचय हो गया, वहां एक बंध गया, वो अर्थ में भी बंध गया वो। वहां हम ये नहीं कह सकते कि माता के, मतलब नंबर्स के लिए नहीं कर सकते, जब हम माता की गोद अंक में पुत्र है ये हम कहते हैं, तो वहां हम नंबर्स के लिए नहीं डिफाइन कर सकते उसको। ठीक है, तो पद का अपना एक व्याकरणिक परिचय होता है। सार्थक शब्द और निरर्थक दोनों होते हैं। जब हम बात करते हैं, अब देखो आप कहोगे कि निरर्थक शब्द तो कुछ होता ही नहीं है, पता है आपको निरर्थक शब्दों के विषय में? आपको पता है बहुत सारे निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं रोज, नहीं करते आप? अच्छा, करता है कोई अपने बोलचाल की भाषा में, जब आप घर पे बात करते हैं तो क्या आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं? कोई भी करता है ऐसा? एनीवन? कोई नहीं करता? सही, यस एंड नो? यस यस सर। करते हो? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल कोई भी बताओ, एक एग्जाम्पल दो मेरे को, क्या है निरर्थक शब्द? तो जैसे पानी वानी, तो वानी निरर्थक शब्द है। बिल्कुल, हाँ, हम कहते हैं ना पानी वानी, तो वानी क्या है? कुछ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। खाना वाना, खेलना वेलना, है ना? तो ये शब्द क्या है? जब हम बेलना करते हैं, खेलना वेलना, तो ये सब क्या है? सार्थक के साथ भी हम निरर्थक शब्दों का भी बहुत प्रयोग करते हैं। अचानक से कोई हमसे पूछता है कि आप निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं क्या, तो हम एकदम मना करते हैं, नहीं, ऐसा हम कोई शब्द नहीं बोलते हैं जिसका कोई अर्थ ना होता हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम न चाहते हुए भी बहुत सारे निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तब वो एक अर्थ में सीमित अर्थ हो जाता है, उसका एक अर्थ में बंध जाता है वो, फिर हम वहां निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो वाक्य में निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ, कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है ना। अब हमने कहा भाई नाम रख दिया, अब आजकल तो नाम भी अजीब अजीब चल रहे हैं, हमने कहा टोनी। अब टोनी किसी का भी नाम हो सकता है ना। आजकल लोग हर चीज का नाम रख लेते हैं, जो भी उसकी प्रिय वस्तु है, प्रिय पशु है, तो वो सबके नाम रख लेते हैं। और ऐसे नाम भी चल रहे हैं जिनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। तो जब तक शब्द है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसको ये पहचान नहीं कर सकते उसकी कि भाई वो लिंग है, उसमें कौन सा लिंग है, उसका कौन सा वचन है, उसमें कारक क्या है, या क्रिया से उसका क्या संबंध है, आदि आदि चीजों को हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो शब्द पद बन जाता है, तब उसका संबंध लिंग, वचन, कारक, क्रिया, इन सारी चीजों से हो जाता है। अब वो सब चीजों से जुड़ जाता है। समझ में आई बात यहाँ तक? यस सर। तो Yes. पद के विषय में यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? पूछ रहे हैं? No, sir.
किसी को कुछ नहीं पूछना। अब देखिए, जब हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द की कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है। जैसे जब शब्दों की रचना की जाती है तो विभिन्न वर्णों को अर्थात स्वर एवं व्यंजनों के संयोग से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, और ये सब क्या है, अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। भाई हमने कहा जलद, अग्नि, हस्त, कर्ण, ये शब्द, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द अपने आप में स्वतंत्र हैं और अपना एक स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं, ठीक है। शब्द का जो अस्तित्व है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अर्थात शब्दों का भाषा में प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं अश्व, देश, भारत, स्वतंत्र आदि, ठीक है। यदि हम शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो पता है कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है? शब्दों का जब वर्गीकरण करते हैं पता है आपको? सर वर्गीकरण के और वर्गीकरण क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक मिनट। सर जैसे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, ये सब। हाँ, जो डिवाइडेशन है, वर्गीकरण होता है डिवाइडेशन, जब हम उनको बांटना, हम किस किस आधार पे उनको बांट सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वर्गीकरण कहलाता है। क्या? सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। तो देखिए, जब वर्गीकरण की बात करते हैं हम तो कई प्रकार से करते हैं। हम स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर, आपने पढ़ा है पहले भी, ये सारे पढ़े हैं आपने? यस सर। देखिए, तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, संकर, ये आदि जो रूप हैं, ये क्या है, इतिहास के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन भेद करते हैं। प्रयोग के आधार पर, ठीक है, सामान्य, पूर्ण, पारिभाषिक आदि करते हैं। और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम आदि, ये सब क्या है, अर्थ के आधार पर है। लेकिन जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, मुख्य रूप से जिस पे हमें ध्यान देना है, वो क्या है, व्याकरणिक प्राकार्य, ठीक है। जो व्याकरण का वो है, व्याकरण के आधार पर जिनका हम देख सकते हैं, वो होता है। तो विकारी और अविकारी आपने सुने, पढ़े? विकारी और अविकारी तो पढ़ लिए आपने? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो? नो। अब देखिए, जब एक शब्द पद में प्रयोग हो जाता है तो उसके भी दो भेद हो जाते हैं मुख्य रूप से। वो 8 भेद तो 8 प्रकार से तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो भेद भी हो जाते हैं, कोशीय और व्याकरणिक। अब कोशीय पता है क्या होता है? सर ऐसा शब्द जिसका कोश में अर्थ मिले। कोश समझते हैं? डिक्शनरी, शब्दकोश। जब किसी शब्द का अर्थ किसमें मिल जाए, शब्दकोश में मिल जाए, जब हम उसी अर्थ को लें जो शब्दकोश में है, तब वो होता है कोशीय शब्द। जैसे रवि बाजार गया, है ना, तो यहाँ जो गया शब्द है वो क्या है, क्रिया के लिए बता रहा है, वो भी कौन सी, भूतकालिक क्रिया, पास्ट की क्रिया के विषय में बात कर रहा है, कि वही जो रवि है उसके जाने की क्रिया के विषय में बता रहा है कि वो पास्ट में, भूतकाल में वो गया था। लेकिन जब हम इसी को कहते हैं कि वह दूध पी गया,
है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ गया जो शब्द है ये अब किस लिए नहीं प्रयोग हो रहा है, यहाँ गया का अर्थ वो नहीं है, जाने जाने के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे, पास्ट के लिए तो हो रहा है, भूतकाल का तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ये चलने की क्रिया नहीं है। जैसे वहां पे पहले क्या है, चलने की क्रिया का पता चल रहा था कि रवि बाजार गया, चलने की क्रिया का पता चल रहा है, वो गया है, किसी काम से गया है ना, चलने की क्रिया का पता चल रहा है। लेकिन जब वह दूध पी गया तो दूध पीने में चलने का काम थोड़ी किया उसने, जो पीने का जो क्रिया है, पीने के विषय में बता रहा है वो, कि उसने जो पिया है दूध, वो क्या है, पास्ट में पिया है, भूतकाल में पिया है, वो कर चुका है ये काम। ठीक है, तो ये क्या है, उसका व्याकरणिक शब्द है ये, कोशीय शब्द, जहां जो अर्थ कोश में मिले, शब्द कोश में मिले वो कोशीय अर्थ, और जो शब्द जो है व्याकरण में मिले, जिस व्याकरण के आधार पर जिसके अर्थ को ले हम, वो होते हैं व्याकरणिक शब्द। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें और तो पूछो। है किसी की कोई क्वेरी? हेलो, सर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछो। सर आप एक बार विकार शब्द का एग्जाम किसका? विकार शब्द का एग्जाम्पल दे दीजिए। बेटा विकार विकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द में मैंने बताया था, विकारी शब्द क्या है, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी का मतलब होता है जिनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जिनका रूप बदल जाता है। जैसे अब संज्ञा शब्द है ना, अब आप देखिए एक शब्द आता है लड़का, ठीक, लेकिन हम लड़के भी तो कह देते हैं, तो एक शब्द है लड़का, लड़का क्या है, एक वचन है, एक के विषय में बात हो रही है, पुल्लिंग के विषय में बात हो रही है। लेकिन जब हमने कहा लड़के, तो रूप बदल गया ना, लड़का से लड़के हो गया, आ की मात्रा से एक ही मात्रा हो गई, तो परिवर्तन हुआ। यस ठीक, ऐसे ही जैसे हम कहें दौड़ना, तो दौड़ना, दौड़, दौड़ो, दौड़ेगा, दौड़ी, दौड़िए, हो गए ना कितने सारे रूप, रूप बदले ना। सर यस जहां मतलब शब्द का रूप बदल जाए, भाई आप संज्ञा शब्द हैं जितने, वो रूप बदल सकते हैं अपना, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया, ये चारों प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये अपना अपना रूप बदल सकते हैं। लेकिन जो क्रिया विशेषण हैं, समुच्चय बोधक हैं, संबंध बोधक हैं, विस्मयादि बोधक हैं, ये अपना रूप नहीं बदलते। भाई हमने कहा इधर उधर, क्या इधर उधर को हम कुछ और भी कह सकते हैं क्या, बदल सकते हैं इसका रूप, या देखा है इधर उधर के अलावा कुछ और लिखा हुआ, इधरे उधरे देखा हो, इधरी उधरी उधरी देखा हो, कुछ ऐसा देखा है? नो सर नो जैसे और शब्द है, और शब्द सेम है, कुछ नहीं बदलता है, आज है, कल है ना, तो ये सब क्या है, अपने ये हैं अविकारी, इनका रूप नहीं बदलेगा, इनका कभी भी ये सेम रहेंगे ऐसे, चाहे आप इनको एक वचन में प्रयोग कर लें, चाहे बहुवचन में प्रयोग कर लें, चाहे आप वर्तमान में प्रयोग करें, चाहे भूतकाल में प्रयोग करें, चाहे एक वचन में प्रयोग करें, चाहे बहुवचन में प्रयोग करें, लेकिन आज है तो आज ही रहेगा, वो शब्द बदलेगा नहीं, कल है तो कल ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, परंतु है तो परंतु ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, ये शब्द बदलेंगे नहीं। लेकिन जो लड़का है, तुझे है, अब तू कहते हैं तू, तो तुम, तुझे, तेरा, तेरी, तेरे, कितने सारे रूप हो गए इसके, कितने सारे अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, तो ये क्या है, विकारी है। समझ में आई बात? यस सर। है ना, जिनका रूप बदल जाए वो विकारी, जिनका रूप ना बदले वो अविकारी। श्रेया, सर क्लियर हुआ बेटा? यस सर एनी क्वेरी? यस सर पूछना है किसी को कुछ तो पूछो। नहीं,
नहीं पूछना ना? नो सर। No, sir. No. तो फिर चलिए, फिर हम बात करेंगे अब फिर कब में, फ्राइडे। फ्राइडे होगी क्लास अब हमारी, है ना? यदि इससे रिलेटेड, शब्द और पद से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम साहित्य पे बात करेंगे। जो आपका सिलेबस तो आपके पास है पीए1 का, यस सर। यस सर। तो फिर हम सिलेबस पे बात No, करेंगे उसके। sir. पीए1 के पहले उसको क्लियर करेंगे, सबको चैप्टर्स को एक बार पढ़ेंगे, उसको उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ लेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और वो सारी समझ के फिर आगे की बात करेंगे। और उसी दिन बात करेंगे हम अब जो एग्ज़ाम होंगे वो किस प्रकार से होंगे, कैसे आपको पेपर मिलेगा, क्या होगा उसमें, कैसे आपको, ये एग्ज़ाम के ऊपर भी सारी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है? ओके Yes, सर। sir. और किसी को कोई बात ओके कहनी सर। है तो आप बताओ। ठीक है फिर, ओके, मिलते हैं फिर फ्राइडे।